एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का पहला पाठ। पाठ का नाम है संसाधन एवं विकास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे कि संसाधन आखिर होते क्या हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, सरल भाषा में बताऊं कि संसाधन क्या है, तो संसाधन वे चीज़ें होती हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको अपने स्कूल जाना है, ठीक है, आपको कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। अगर आप साइकिल से स्कूल जा रहे हैं तो साइकिल आपके लिए संसाधन है। अगर आप बस से जा रहे हैं तो बस आपके लिए संसाधन है। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी आपके लिए क्या है, संसाधन है। यानी वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं, सिंपल भाषा में। अब चलिए देखते हैं आपकी किताब में। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है वो संसाधन है। यानी जो हमारा पर्यावरण है उसमें जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं और वो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। और आगे देखते हैं, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी जिसे हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको साइकिल, तो साइकिल आप बना सकते हैं, ठीक है। कार आप बना सकते हैं, बस आप बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं सिर्फ कि साइकिल गाड़ी बस संसाधन है, बहुत तरह संसाधन होते हैं। हम पूरा जानेंगे डिटेल से। अभी मैं आपको सिंपल से परिभाषा बता रहा हूँ। आगे देखते हैं, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। और जो हमारे लिए क्या है, आर्थिक रूप से क्या है, संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। यानी आप इतना भी लिख सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है या जिनको हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। देखिए, हमारे पर्यावरण में तरह तरह की वस्तुएं होती हैं। कुछ वस्तुओं का रूपांतरण प्रकृति के द्वारा होता है, कुछ का प्रौद्योगिकी के द्वारा और कुछ संस्थाएं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है जो अपनी आर्थिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए प्रकृति का सहारा लेता है। प्रकृति में जो वस्तुएं हैं उन्हें रूपांतरित करके वो अपने आर्थिक विकास को आगे बढ़ाता है। देखिए, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। देखिए, प्रकृति में बहुत सारी चीजें मिली हैं, लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धि विवेक से अपने लिए बहुत सारे संसाधनों का निर्माण किया है प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं से। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। यानी मनुष्य के पास दिमाग है तो पर्यावरण में जो भी संसाधन पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं, उन्हें क्या करता है, संसाधनों पर परिवर्तित करता है। जैसे मान लीजिए आप पेट्रोल मिला पर्यावरण से, मतलब कच्चा पदार्थ है पेट्रोल जो प्राप्त होता है प्रकृति से प्राप्त होता है, लेकिन उसको प्रोसेस किसने करी, मनुष्य ने करी है, ठीक है। जैसे जंगल में पेड़ है, लेकिन पेड़ों से जो सामान किसने बनाया, मनुष्य ने बनाया। यानी मनुष्य अपना दिमाग प्रयोग करके जो प्रकृति में पदार्थ हैं उन्हें अपने लिए उपयोगी बनाया, अपने लिए संसाधनों का निर्माण किया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया है संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है। पहला हमारा क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव। अभी इन सबको हम समझेंगे डिटेल से। समाप्यता के आधार पर नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। देखिए, आपको यहाँ पे संसाधन के वर्गीकरण का चार्ट दिया गया है। यानी संसाधन मुख्य रूप से
प्राकृतिक होते हैं और मानवीय होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक में दो प्रकार हुए, नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण। ठीक है, फिर नवीनीकरण में सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन जल, और एक आ गया आपका जैव यानी प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव। अनवीनीकरण में पुनः चक्री जैसे धातु, अचक्री जैसे जीवाश्म ईंधन। और मानवीय में क्या है, संरचना एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता, यानी ये आपका वर्गीकरण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके सबका डिटेल करेंगे। तो संसाधनों के प्रकार में सबसे पहले हमारा क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पहला हमारा क्या है, जैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। ऐसे संसाधन जिनमें जीवन होता है और वे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। ठीक है, इसमें आपके जानवर भी आ जाएंगे, पेड़ पौधे भी आ जाएंगे। ठीक है, और मनुष्य भी तो आएगा ही आएगा। यानी ऐसे संसाधन को हम जैव संसाधन कहेंगे जो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जीव मंडल से प्राप्त हुए हैं, यानी जिनमें जीवन होता है। पौधों में भी जीवन होता है तभी तो बढ़ते हैं। मछलियाँ हो गई, पशु हो गए, प्राणी हो गए। ठीक है, तो ये सारे वनस्पति हो गए, ये सब क्या हमारे जैव संसाधन हैं। यानी ऐसे संसाधन जिनमें क्या होता है, जीवन होता है और हमें कहाँ से मिले हैं, जीव मंडल से मिले होते हैं। ठीक है ना, तो क्या कहलाते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पहला था जैव संसाधन, यानी इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ आपके संग उदाहरण भी है। अब दूसरा इसमें आता है अजैव संसाधन। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपका चट्टानें हो गई, धातुएं हो गई, यानी जिनमें जीवन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। यानी वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता है। आपका चट्टान यानी पत्थर हो गया, धातुएं हो गई। ठीक है, तो पहला आप समझ गए ना, पहला क्या था आपका, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, उत्पत्ति के आधार पे था तो जैव संसाधन, जिन संसाधनों में जीवन पाया जाता है जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। अब आता है समाप्यता के आधार पर। होता है दो तरह के होते हैं। पहला हमारा क्या है, नवीनीकरण योग्य संसाधन, यानी वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीनीकरण योग्य अथवा पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। यानी ऐसे संसाधन जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं किन्हीं क्रियाओं के माध्यम से, वे क्या कहलाते हैं, नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपका जंगल हो गया, ठीक है ना, जंगल भी क्या है, एक संसाधन है। अगर हम चाहें तो पेड़ लगा के जंगल को फिर से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, पानी हो गया, पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, ये सब क्या है, हमारे नवीनीकरण योग्य संसाधन है। नवीनीकरण मतलब वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीनीकृत किया जा सकता है, नवीनीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, आप इतना भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आपका सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन इत्यादि। ठीक है, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अनवीनीकरण योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यानी कि जो अनवीनीकृत संसाधन होते हैं इन्हें हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नवीनीकरण था जिन्हें प्राप्त कर सकता है, अनवीनीकरण योग्य संसाधन जिन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि जैसे आपका जीवाश्म ईंधन है, इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, जो आप लोग पेट्रोल यूज करते हो, डीजल यूज करते हो, ये लाखों वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद
जब प्रक्रिया के बाद बनता है, इसलिए इनको हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको देखते हैं। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन से धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, वह एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है। फिर हमारा आता है स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। पहला आता है व्यक्तिगत संसाधन। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। यानी कि बात हो रही है स्वामित्व के आधार पर। तो पहला हमारा क्या है? व्यक्तिगत संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिनका अधिकार मनुष्य के पास होता है, वे क्या कहलाते हैं? निजी संसाधन कहलाएंगे। व्यक्तिगत रूप से, जैसे जमीन है आपके पास, तो आपका कैसा संसाधन है? निजी संसाधन है। या कोई घर है, कोई जायदाद है, ठीक है, बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों में ये सब क्या है? निजी संसाधन के उदाहरण हैं। फिर हमारा आता है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिलात भूमि, जैसे चारण हो गया, भूमि हो गया, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, यानी ऐसे संसाधन जिसका प्रयोग लोग सामूहिक रूप से कर सकते हैं, सामुदायिक संसाधन के स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। मान लीजिए खेल का मैदान हो गया, ठीक है, तो वहाँ के लोग, सभी लोग उसका यूज करेंगे। अब आता है आपका राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। ठीक है। देश में जो भी संसाधन पाए जाते हैं कैसे कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। यानी अगर कोई संसाधन भी व्यक्तिगत संसाधन है, अगर सरकार को लगता है कि वह जनता के हक में है, जनता के लाभ के लिए है, उसे सरकार अधिग्रहित कर लेती है, अपने कब्जे में लेके सार्वजनिक कर सकती है। जैसे कि सड़कें, नहर, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी होती हैं, क्योंकि जैसे रेल जाती है आपकी, तो मान लीजिए आपका खेत है, तो वहाँ से भी सरकार क्या करती है? रेल की पटरी बिछा देती है, सड़क बनती है, नहर बनती है। ठीक है। फिर हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं, जैसे तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब आता है विकास के स्तर के आधार पर। तो पहला हमारा क्या है? संभावी संसाधन। यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। याद रखिए, संभावी संसाधन क्या है? यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। यानी जो जिनका भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है, संभावना उसकी उपयोग करने की है, लेकिन अभी इसको उपयोग नहीं किया गया, वो क्या कहलाएंगे? संभावी संसाधन कहलाते हैं। फिर हमारा आता है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। यानी ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। मुख्य रूप से आपको नवीनीकरण
और नवीनीकरण संसाधन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके पेपर में आने के बहुत चांस होते हैं। सबसे ज़्यादा आपसे नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन जरूर पूछा जाता है। फिर हमारा आता भंडार। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल हैं। यानी पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, यानी उसका यूज नहीं किया जा सकता है, भंडार में शामिल हैं। उदाहरण के लिए जल 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास तकनीक नहीं है। ये क्या हमारा भंडार है। फिर संचित कोष क्या होता है। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। वो क्या कहलाएंगे, हमारे संचित कोष कहलाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि संसाधन क्या होते हैं और संसाधनों के प्रकार। अगले वीडियो में जानेंगे संसाधन का विकास। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको कक्षा 10वीं के सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे।